हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब जो हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, जो अपने फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं हम उनके एग्जाम्पलर्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है चैप्टर नंबर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस का। तो पहले स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। हेलो अगेन एवरीवन, माय नेम इज वैभव तिवारी, आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी। आई एम एन अंडर ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो अपना चैप्टर है, चैप्टर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, जो एग्जाम्पलर्स है उसके सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो भी मतलब इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यूज फॉर्मूले क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें काफी सारी मतलब आपके कॉन्सेप्ट के रिवीजन भी हो जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये अपना चैप्टर है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है टोटल। काफी बड़ा चैप्टर तो नहीं है, 27 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमको कितना टाइम लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1। ओके। द बाय सॉरी अ बाय मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो ये गिवन है अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील का रिलेशन। ठीक है। और क्या बोल रहा है, ऑन हिटिंग द स्ट्रिप विल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन डाल लेते हैं हम लोग। ओके, एक सेकेंड। ओके। तो ये क्या बोल रहा है, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील। ये अपने को गिवन है। तो ये पूछ रहा है कि अपने जो ऑप्शन है उस पर कमेंट करना है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अल्फा, व्हाट इज अल्फा, पहले अपने को ये समझना पड़ेगा अल्फा क्या है। एफिशिएंट इज सॉरी अल्फा इज लीनियर कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब अल्फा हमको ये दर्शाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना एक्सपेंड करेगा। तो हमको क्लियरली गिवन है कि अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगी अपनी एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगी अपनी स्टील। ठीक है। तो क्या होगा, ये अलग अलग है, ऊपर वाला एल्यूमिनियम, नीचे वाला स्टील है। तो अपना एल्यूमिनियम ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है। एल्यूमिनियम ज्यादा बेंड करेगा, एल्यूमिनियम ऐसा हो जाएगा, और स्टील थोड़ा कम बेंड करेगा। तो स्टील क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। अंदर साइड स्टील होगा और बाहर साइड एल्यूमिनियम होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो लेंथ है एल्यूमिनियम का वो ज्यादा होगा लेंथ ऑफ स्टील से, तो दैट्स वाई ये ऐसे हुआ। अगर से अल्फा ऑफ स्टील ज्यादा होता तो कैसे होता, इस टाइप से होता। ठीक है। इफ अल्फा ऑफ स्टील वुड बी ग्रेटर, बट यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो अपने ये वाला केस होएगा इसमें। तो ये जब ये वाला केस होगा तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी, विल बैंड विथ स्टील ऑन कॉनकेव साइड, ये रहा ना अपने स्टील कॉनकेव साइड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा था, रिमेन स्ट्रेट, तो ये तो गलत ही बात हो गई। ऑप्शन नंबर बी, बी बोल रहा है गेट ट्विस्टेड, तो ट्विस्ट तो होने ही नहीं वाला, सिर्फ और सिर्फ बैंड होगा। और फिर सी सी और डी में अपने को चेक करना था, तो डी वाला जो ऑप्शन है अपना करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11.1 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11.2। ओके। सो 11.2 क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly। ये क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड है। ठीक है। ये रॉड मान लेते हैं हम लोग, ये है यूनिफॉर्म है और मेटेलिक रॉड है, यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड है। ठीक है। अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे एकदम बीच में से जो है ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है, इफ इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली टू रेज इट्स टेम्परेचर, क्या करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। ठीक है, एक्सपेंशन। ठीक है। हम लोगों ने इसको हीट दिया, हीट करने से इसमें एक्सपेंशन हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, या फिर इट्स स्पीड इंक्रीजेस विथ बिकॉज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। तो अपने को कमेंट करना है। तो अपने को पता है कि जो आई है, पहले जो आई था
I1, ठीक है, और जो बाद में आई होगा I2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो चेंज होगा, और अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब रोटेशन स्पीड, ठीक है, अपने को इतना पता है। तो यहाँ पे हम लोग जब इसका रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा I1/I2, मतलब ये नया वाला ओमेगा, सॉरी, नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा वाला, जब हम लोगों ने एक्सपांड कर चुका, और ये पुराना वाला जब एक्सपेंशन नहीं हुआ था, इक्वल टू आ जाएगा Ω2/Ω1। तो ये बाद वाला ओमेगा है, और ये पहले वाला ओमेगा, जिस एंगुलर स्पीड से ये घूम रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, ठीक है, I1 इज लेस देन I2, तो ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा। तो अब लोग क्लियरली पता चला कि जो Ω1 है वो ज्यादा था Ω2 से, तो वैसे ही हमको कंपेयर करना है, जैसे I1 छोटा था वैसे ही Ω2 छोटा हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ से हमको दिख रहा है कि Ω2 वुड बी लेसर देन Ω1, तो बाद वाली स्पीड जो है पहले वाले से कम होगी, तो इसका आंसर आएगा स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अपना पेन चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग फिर से अगर देखें तो यहाँ पे हम अल्फा की बात नहीं की, पर जो अपना रॉड है उसका भी कुछ अल्फा होगा, उससे कारण जो रॉड थी अपनी एक्सपेंड कर गई, यही अपने को देखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स ए एंड बी इज शोन इन फिगर 11.1, ठीक है, ये अपने को 11.1 गिवन है। ये कौन सा ग्राफ है अपने को, टेम्परेचर स्केल्स, मतलब ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर बी है, ठीक है, ये अपने को गिवन है, इसके बीच में है ग्राफ, बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट देयर, ये कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है। आर 150 इक्वल डिवीजन ऑन स्केल ए एंड 100 ऑन स्केल बी, द रिलेशनशिप फॉर कन्वर्जन बिटवीन द टू स्केल्स इज गिवन बाय। तो इक्वेशन कन्वर्जन का क्वेश्चन है, तो अपने को पता है कि अपर फिक्स पॉइंट कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है अपर फिक्स पॉइंट कितना गिवन है, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 150 इक्वल डिविजन, ठीक है, गिवन है अपने को 180 डिग्री। और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। और ये स्केल ए के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्केल ए के लिए, ये स्केल ए हो गया, ये स्केल ए की बात हो रही है। अब स्केल बी पर जाए हम लोग, स्केल बी, इसका अपर फिक्स पॉइंट क्या हो गया, अपर फिक्स पॉइंट ये हो गया अपना 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, 100, क्या ये वाला हो गया ना 100 डिग्री, देखिए ये, हाँ। फिर उसके बाद इसका लोअर क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस को टच कर रहा है, इसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना हो गया 30 डिग्री, सॉरी लोअर इसका 0 है, ठीक है, पिछले वाले का 30 था। ओके, तो ये अपने स्केल ए और स्केल बी का अपर और लोअर फिक्स पॉइंट आ गया। अब अपना रिलेशन, रिलेशन में क्या होता है, टी ऑफ ए माइनस ऑफ लोअर ऑफ ए विच इज 30 अपॉन में अपर ऑफ ए विच इज 150 इज इक्वल्स टू टी बी माइनस अपर ऑफ, सॉरी लोअर ऑफ ए जो कि है 0, और अपर ऑफ ए, सॉरी अपर ऑफ बी जो क्या है 100। बस यहाँ से हम लोग को थोड़ा ट्रांसफर करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी बी बाय 100, यहाँ पे आ जाएगा टी ए माइनस ऑफ 30 अपॉन 150। ये ऑप्शन नंबर बी जो है अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दिस वन। तो ये हम लोग का सिंपली अपने को ग्राफ चेक करना था, फिर से एक बार ग्राफ क्लियर कर देते हैं। ओके, तो हमको सिंपली ग्राफ चेक करना था, उससे हमारे वैल्यूज आ रहे थे, कैसे, देखो ये अपना अपर पॉइंट कितना हो गया, ये विच इज 180 माइनस ऑफ दिस कितना है, ये 30, ओके, तो ये अपना कितना है अपर 180, और यहाँ पर अपर कितना है अपना 100, तो इसका लोअर कितना है 0, और इसका लोअर कितना है 180 माइनस 150 विच इज 30। तो वही अपना जो है रिलेशन यहाँ पे आ गया बाय सिंपली पुटिंग वैल्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन एल्यूमिनियम स्पीयर इज डिप्ड इनटू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये बोल रहा है अपने पास एक स्पीयर था एल्यूमिनियम का, ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम स्पीयर, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग ने पानी में डाल दिया, ये इसको पानी में डुबा दिया, ओके। फिर क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये हो रहा है कि मतलब जो ऑप्शन है उसके ऊपर कमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, Buoyancy will be less in water at 0 degree Celsius than that in water at 4 degree Celsius. तो Buoyancy की बात कर रहा है, Buoyancy will be less at 0 degree Celsius. Buoyancy at 0 degree Celsius will be less as Buoyancy at 4 degree Celsius. ये क्यों बोल रहा है ऐसे, क्योंकि अपने को पता है बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, इधर लिख लेते हैं। अपने को पता है बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, वी रो ऑफ जी, है ना, वी वी रो जी होता है। तो आपके पास क्या होएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जी भी कांस्टेंट होगा। तो हम लोग जो है एफ बी वन, सॉरी एफ बी एट 0 डिग्री, एफ बी एट 4 डिग्री, इसको लेंगे हम लोग रो बाय रो, रो एट 0 डिग्री और रो एट 4 डिग्री, ठीक है। तो अपने को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसमें डेंसिटी जो होती है वाटर की यूज होती है, ठीक है। तो अपने को पता है 0 डिग्री पे जो अपनी वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 0.998। ये वैल्यू आपको याद ही रखनी है, पर होती है, आपको बस इतना याद रखना है इसका जो रिलेशन आने वाला है। और डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, 1.000। मतलब डेंसिटी एट 4 डिग्री ज्यादा है तो फोर्स एट 4 डिग्री भी ज्यादा होगा। तो जो अपना ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे जो है सिंपली करेक्ट हो गया, ब्यूंसी विल बी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन दैट इन वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया करेक्ट हो गया। तो अपने को वैल्यूज याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक वो भी होता है कि जो अपना पहले देखो ये स्केल है, ठीक है, टेम्परेचर स्केल, ये अपना 0 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, और ये 4 डिग्री से आगे, और ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से पीछे। इससे पीछे क्या होता है, वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है इस साइड जाने पे, ठीक है, इधर पे कांस्टेंट रहती है, फिर इधर से इधर जाने पे इंक्रीज करती है, और फिर इधर से इधर जाने पे डिक्रीज करती है, ठीक है। ये अपना रिलेशन है कि यहां से यहां तक इंक्रीज करता है और फिर यहां से यहां तक डिक्रीज करता है। फिर अपने जो 4 डिग्री सेल्सियस है इसका जो अपना डेंसिटी होता है ये मैक्सिमम होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, सॉरी हाँ, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। तो ये अपनी एक पेंडुलम बना लेते हैं हम लोग, ये आ गया अपना पेंडुलम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मतलब सेंटर, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, और ये बॉब किसका है, अपना एल्यूमिनियम का, सॉरी यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, पर ये बॉब है अपना मेटेलिक बॉब है। क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सपेंशन। और कहते हैं इस रोप में भी एक्सपेंशन हो सकता है, क्या होगा इसमें थोड़ा सा ये जो बॉब है थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले जब से इसका लेंथ एल था, इसका लेंथ एल डैश हो गया। तो आपने बताया एल विल बी लेस देन एल डैश, क्यों, क्योंकि अपनी स्ट्रिंग की भी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी, और स्ट्रिंग अर्थ से मेटेलिक होगी, तो अर्थ ये मेटेलिक नहीं होगा तो ये अपना बॉब मेटेलिक होगा, और बॉब मेटेलिक है तो इसमें टोटल एक्सपेंशन होगा, पहले ये ऐसा था ये ऐसा हो जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, भले ही थोड़ा सा आएगा पर बहुत ही थोड़ा सा नीचे जो है उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अपने को पता है कि एल प्लस एल विल बी लेस देन एल डैश, भाई थोड़ा सा ही चेंज होगा पर अपना जो एल है वो विच विल बी लेस देन एल डैश, ठीक है। तो जब अपना एल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो लेंथ इज इंक्रीजिंग, मतलब ये वाली लेंथ इससे इसकी सेंटर ऑफ मास तक की लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अपने को पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, एल इंक्रीज कर रहा है, टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
तो ये क्या हो रहा है, ऑप्शंस पढ़ते हैं, इंक्रीज एज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस इवन थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द बॉब। तो ये क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास तो हमारा जब बॉल में एक्सपेंशन होगा वो तो सेंटर पे ही रहेगा, बट स्टिल जो उसकी लेंथ है वो थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। पहले इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, बाद में मतलब दोनों केस में सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही है, पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रही है हीट करने से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज एज इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस इवन दो इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द बॉब। तो ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, तो बी तो डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज की बात कर रहा है, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज एट इस इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास बिलो द सेंटर ऑफ द बॉब। तो जो अपना बॉब का सेंटर ऑफ मास है वो तो इसके सेंटर पे ही रहेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज, डिक्रीज की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स क्वेश्चन। ओके, सिक्स क्वेश्चन, हीट इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे हीट की बात करने हो रहा है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन नंबर जो है ए, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि जब हम हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीट करने से इनको एनर्जी मिल जाती है। जब इनको एनर्जी मिलती है तो पोटेंशियल एनर्जी तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अपने जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर, जिसके कारण इनका जो मोशन है तेज 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 हो जाता है, बहुत ही तेज इनका जो है मोशन वो रैंडम होने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपने जो मॉलिक्यूल्स है उनमें रैंडम मोशन होता है, ये जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इधर भागेगा, इधर भागने का ट्राई करेगा, इधर भागेगा, फिर इससे कोलिजन करेगा, फिर इधर भागेगा, ऐसे इसमें रैंडम मोशन होता है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डरली मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऑर्डरली तो कुछ मोशन ही नहीं होता अपने पार्टिकल सॉरी ऑब्जेक्ट में, तो इसको तो कैंसिल ही कर देंगे। क्या आता है ऑप्शन नंबर डी, kinetic energy of random motion in some cases and kinetic energy of orderly motion in other। ये orderly की जहां भी बात कर रहे हैं वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलते अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ मेटल स्पीयर एट रूम टेम्परेचर टी इज आर। जब रूम टेम्परेचर टी है तो रेडियस कितनी है, आर। फिर हम लोगों ने क्या किया, एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अपने को गिवन है अल्फा, ये अपने पास गिवन है, ठीक है। द स्पीयर इज हीटेड अ लिटिल बाय अ टेम्परेचर डेल्टा टी। हम लोगों ने क्या किया, जो टेम्परेचर इसको डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, ठीक है, सो दैट इट्स न्यू टेम्परेचर इज टी प्लस डेल्टा टी। तो अपना नया टेम्परेचर क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। पहले अपना टी था, फिर हमने उसको डेल्टा टी टेम्परेचर दिया, तो हो गया टी प्लस डेल्टा टी। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये हमको इंक्रीज इन वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपने को पता करना है वॉल्यूम है क्या, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम होएगा अपना 4/3, जब हम स्पीयर की बात करें ना, मेटल स्पीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू, ठीक है। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे जो बात हो रही है वॉल्यूम की हो रही है, और अपने पास गिवन क्या है, लीनियर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की बना है, तो अपने को पता है अल्फा और गामा का रिलेशन। ये क्या होता है, गामा, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, cubic coefficient of cubical expansion which is gamma। तो अपने को पता है अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन which is 3α is equals to गामा, सॉरी। तो ये अपना एक रिलेशन होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसके साथ और एक रिलेशन होता है क्या, कि जो अपना टू बीटा सॉरी 2α इज इक्वल टू बीटा। तो ये अपना एरिया की बात करते हैं, ये वाला जो है कोफिशिएंट ऑफ एरिया इंक्रीमेंट, ठीक है।
स्क्वायर वाला जो अपना एरिया की बात करते हैं, जब एरिया में एक्सपेंशन चेक करते हैं तब हम बीटा की बात कर रहे हैं, पर अभी वॉल्यूम की बात हो रही है तो यहाँ पे गामा के यूज कर रहे हैं हम लोग, विच इज 3 अल्फा। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो अपना गामा होता है वो क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ठीक है, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है अपना गामा का फॉर्मूला। तो यहां से अपना डेल्टा वी क्या आ गया, गामा वी डेल्टा टी। ये अपना वी मतलब गामा ही, ठीक है, ये वाला। तो वी जो वॉल्यूम अपना पहले वाला था वो कितना है अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये डेल्टा टी तो जैसा वैसा। और फिर जो अपना गामा है, गामा इज 3 अल्फा, 3 अल्फा। ठीक है, और ये अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो पूछा है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली दिस, तो ये अपना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, विच इज 4 अल्फा पाई आर क्यूब डेल्टा टी। तो ये अपना जो ऑप्शन नंबर है किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। 4 अल्फा पाई आर क्यूब डेल्टा टी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ वाला कॉन्सेप्ट सीखा, जो अपना गामा होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ये आपको रिलेशन याद रखना चाहिए। और फिर याद इस क्वेश्चन में आपको ये याद नहीं रहता तो आप ये क्वेश्चन कैसे भी करके सॉल्व नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न सम फॉर्मूलास आल्सो, ताकि क्योंकि वो याद रहते तभी जाके हमसे जो है प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है। तो हम लोग ने देखा अभी तक इस चैप्टर में एकदम इजी इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादा, तो इसमें ऐसे ही है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही ज्यादा आते हैं, और या फिर जो भी आते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं डायरेक्ट, कि अल्फा जो है अल्फा के रिलेशन दे देगा और हमसे एक्सप्रेशन को पूछ लेगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या हो रहा है, अ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट, all of same material and same mass are initially heated to same high temperature। ये क्या हो रहा है, एक स्पीयर है, एक क्यूब है और एक सर्कुलर प्लेट है, प्लेट थिन। ठीक है, और फिर क्या है, तीनों का जो मटेरियल है वो क्या है, सेम। ठीक है, जो अपना स्पीयर क्यूब और थिन सर्कुलर प्लेट है, सबका जो है सेम मटेरियल है, मास भी सेम है, सेम मास, और तीनों को जो हम लोगों ने हीट किया वो सेम टेम्परेचर तक के हीट किया है, मतलब डेल्टा टी जो है तीनों का सेम होगा। तो यहाँ पे हमसे जो ऑप्शन है उस पे बात करने बोला है, जैसे ये पूछ रहे कि कौन सा जो है कितना ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ऐसे करके नहीं, सॉरी, कौन कितना ज्यादा हीट होगा कितने जल्दी, तो उसकी बात कर रहा है। तो अपने को बताया कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी लोवेस्ट। क्यों, क्योंकि जो अपना मास है वो सेम है। जब मास सेम है सबके लिए तो अपना जो 3D होगा क्यूब, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा, फिर उससे ज्यादा किसका होगा, क्यूब का होगा, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, सर्कुलर प्लेट का होगा, सर्कुलर प्लेट। इतना अपने को समझ में आता है, हम लोग अभी सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो जिसका सरफेस एरिया सबसे कम, वो सबसे धीरे धीरे जो अपनी हीट रेडिएट करेगा, और जिसका एरिया सबसे ज्यादा मतलब सर्कुलर प्लेट का, वो अपनी हीट जल्दी से रेडिएट कर देगा, मतलब उसका जो है सरफेस एरिया जो है एटमॉस्फेयर के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, तो ये जो है जल्दी कूल होगी, मतलब इट विल बी फास्टेस्ट कूल्ड, मतलब ये बहुत ही जल्दी कूल हो जाएगी, और ये स्लो होगी, स्लोवेस्ट अमोंग दिस थ्री, ये स्लोवेस्ट हो गया अपना। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना, ऑप्शन नंबर सी, लेट विल कूल फास्टेस्ट एंड स्पीयर द स्लोवेस्ट, तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। कुल मिला के हमको यहाँ पे सरफेस एरिया चेक करना था, किसका सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में है, तो वो सबसे जल्दी कूल होएगा, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे हमारा जो है सॉल्व होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग ने MCQ 1 जो है फिनिश कर दिया। अब आ रही है MCQ 2 की। तो MCQ 2 में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट होते हैं, मतलब हमारे एक से ज्यादा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सॉल्व करने पे। ओके। ओके, सो पहला मतलब 9th क्वेश्चन MCQ 2 का। मार्क दी करेक्ट ऑप्शंस, हमको ऑप्शंस पढ़ने और देखना कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन, द सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई बट नॉट विथ जेड। द सिस्टम वाई एंड जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये क्या हो रहा है, एक कोई सिस्टम है एक्स, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वाई के साथ, बट एक्स जो है जेड के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, द सिस्टम वाई एंड जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये क्या हो रहा है, इन दोनों में जो है थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का जो है हीट रेडिएट करने की पावर सेम। जब इसका कुछ हीट रेडिएट करने की टेंडेंसी कुछ है एक्स, तो इसकी भी एक्स होगी। और अपने को पता है कि इसकी एक्स है लेकिन इसकी एक्स नहीं है, तो ये दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तो इनकरेक्ट हो गया। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अपना जो सिस्टम वो कितना हीट रेडिएट कर रहा है और कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका एब्जॉर्ब और रेडिएट कर रहा है, उसको चेक करके हम लोग देखते हैं कि अपना जो सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो बी बी ऑप्शन क्या हो रहा है, अ सिस्टम एक्स इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वाई। ठीक है, फिर से एक्स इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाई बट नॉट विथ जेड। फिर एक्स इज नॉट इन इक्विलिब्रियम विथ जेड। सिस्टम्स वाई एंड जेड आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो अपना ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी। A system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z. The system Y and Z must be in thermal equilibrium with each other. तो ऑप्शन नंबर सी ऐसी बात कर रहा है कि अपना जो X है ये ना ही Y के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और X ना ही Z के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि अर्थ मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है, ये वाई अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है, ये जेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है, तो ये तीनों इंडिविजुअली किसी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, a system X is neither in thermal equilibrium with Y nor with Z. The system Y and Z may be in thermal equilibrium with each other. हाँ, may की बात कर रहा है तो इट कैन बी, क्योंकि ये भी अपना Y हो सकता है और ये भी Y हो सकता है। मे की बात कर रहा है तो इट इज करेक्ट, अर्थ ये मस्ट बोलेगा तो इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। तो हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर आता है बी एंड डी। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करी थी और बस ये चेक करना है कि कौन सा सिस्टम कितनी हीट रेडिएट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा, बस। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहा है, ओके, गुलाब जामुन अस्यूम टू बी स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, आर टू बी हीटेड इन एन ओवन। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन टू साइजेस, वन ट्वाइस बिगर इन रेडियस देन दी अदर। एक अपने पास गुलाब जामुन है जिसकी रेडियस 2r है, एक जो गुलाब जामुन उसकी रेडियस अपने पास r। ठीक है, दे sorry, pizzas assumed to be disk are also to be heated in oven. They are also in two sizes, one twice big in radius than the other. फिर क्या हुआ, अपने पास दो गुलाब जामुन के साथ साथ दो पिज्जा भी है। तो ये जो अपना स्पीयर है ये दोनों, ठीक है, क्योंकि ये 3D शेप है, और जो अपना पिज्जा है उसको डिस्क माना गया, मतलब 2D शेप। यहाँ पिज्जा लिख लेते हैं, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं उसका व्यू है। ठीक है, तो इसका क्या है, 2r रेडियस है, और जो दूसरा पिज्जा है उसका रेडियस कितना है, r। ठीक है, all four are put together to be heated in oven temperature. Choose the correct option from the following. ये क्या हो रहा है, अब हम लोग ने ये चारों है, दो गुलाब जामुन और दो पिज्जा को ओवन में रख दिया, और जो ऑप्शन जो अपना करेक्ट है उसको चूज करना है। तो चलिए चलते हैं। बोथ साइज गुलाब जामुन विल गेट हीटेड इन दी सेम टाइम। तो अपने को पता है कि जो इसका सरफेस एरिया है स्पीयर का, इस
ग्रेटर देन, ये हम इसको स्पीयर 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। स्पीयर 1 का सरफेस एरिया स्पीयर 2 से ज्यादा है, तो जो अपना है स्पीयर 1 जल्दी हीट होगा, हिंदी में लिख देते हैं जल्दी हीट होगा। ठीक है, जो अपना जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये जल्दी हीट होगा। कौन सा? स्पीयर 1। तो सॉरी सॉरी, मैंने हीट रेडिएट की बात कर दी, यहाँ पे एब्जॉर्ब की बात करी है। क्या हो रहा है? विल गेट हीटेड इन द सेम टाइम। ओके, तो ये जो है इसका जो है कहते हैं हीट करने के लिए जो वॉल्यूम है वो कम है, एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो अभी जो छोटी वाली गुलाब जामुन होगी वो बड़ी वाली से पहले हीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है अपना, सॉरी बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। जिसका वॉल्यूम कम है वो जल्दी हीट होगी। अब बात आती है ऑप्शन नंबर सी की, द स्मॉलर पिज्जास आर हीटेड बिफोर द बिगर वंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम थ्योरी लगेगी। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम में इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, तो ये पहले हीट हो जाएगा, और इसका जो है वो लेट हीट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस केस में भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। जो आपको बता रहा था सरफेस एरिया, वो किस में होता है? रेडिएट जब एनर्जी करते हैं, मतलब एनर्जी जब बाहर निकालते हैं, उस केस में करेक्ट होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो अपने को वॉल्यूम चेक कर रहे हैं। जिसका कम वॉल्यूम वो जल्दी हीट होगा, सिंपल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें से हमको ये सीखने मिला कि जब हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तब हमको वॉल्यूम चेक करना है, और जब हम लोग रेडिएशन की बात कर रहे हैं तब हमको सरफेस एरिया की बात करना है, क्योंकि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वो जल्दी हीट रेडिएट करेगा। तो ये हमारा 10th वाला एमसीक्यू वो भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? रिफर टू द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये अपने पास 11.2 में टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ गिवन है। ठीक है, showing the changes in state of ice on heating not to scale। ठीक है, ये क्या हो रहा है? चेंजेस इन द स्टेट, मतलब ये ए जो है उसके स्टेज में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग। पहले ये था, इसका सेम वो था स्टेट, फिर स्टेट चेंज हुआ, फिर ये हो गया, फिर स्टेट सेम रहा, फिर ये चेंज हो गया, फिर 1 2 3 स्टेट चेंज की बात कर रहा है। क्योंकि 100 के ऊपर क्या होगा? ये वेपर होगा। 0 से 100 के बीच में ये लिक्विड होगा, और उससे नीचे क्या होगा? बर्फ होगा। तो द रीजन ए बी रिप्रेजेंट्स आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये ए वाला ऑप्शन बोल रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है? ए बी, ये वाला रीजन। ये वाला क्या है? ये वाला अपना लिक्विड रीजन है। लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिक्विड हो गया, गैस हो गया, और ये सॉलिड हो गया। ठीक है, मतलब आइस। तो ये क्या हो रहा है? रीजन ए बी रिप्रेजेंट आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों एक ही लेवल पे, तो दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? एट बी, इस पे वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि बॉइल यहाँ पे अपना इस लाइन पे होने वाला है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो ऑल द वाटर नहीं होगा, वो धीरे धीरे अपना जो है सी से डी तक के वाटर जो है गैस में चेंज हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा। ऑल द वाटर धीरे धीरे करके होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी टू डी रिप्रेजेंट वाटर एंड स्टीम इन इक्विलिब्रियम एट बॉइलिंग पॉइंट। ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो गया। सी से डी तक अपना ये लिक्विड और गैस, मतलब वाटर और स्टीम जो है अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों का टेम्परेचर जो है सेम है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी का करेक्ट होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अ ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क इज पॉर्ड ऑन द टेबल। ठीक है, एक गर्म दूध का ग्लास था, हम लोग ने उसको दूध को टेबल पे डाल दिया। ठीक है, मिल्क यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इट बिगिंस टू कूल ग्रेजुअली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हम लोग ने दूध क्या किया? टेबल पे गिरा दिया, और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। तो हमको ऑप्शन जो है वो पढ़ना है और कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द रेट ऑफ कूलिंग इज कॉन्स्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है,
तो ये क्या बोल रहा है, जब रेट ऑफ कूलिंग जो है इज कांस्टेंट टिल मिल्क अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई। क्यों क्या, क्योंकि ये अपना जो ग्राफ है टेम्परेचर का, ये अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, जो फाइनली अटेन करने वाला। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि जब उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है तो उसका रेट ऑफ कूलिंग जो है बहुत ही तेज होता है। मतलब जब उसका टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री है और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री, तो जब 100 डिग्री होगा तो उसका रेट ऑफ कूलिंग बहुत ही ज्यादा होगा। जब उसका 50 डिग्री होगा तो उसका रेट ऑफ कूलिंग थोड़ा कम होगा। मतलब जो इसका स्लोप है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का जो स्लोप इस ग्राफ का जो स्लोप है वो बताएगा अपने को रेट ऑफ कूलिंग। तो अपना जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कांस्टेंट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी, द टेम्परेचर ऑफ मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो ये हम लोग ने तो ग्राफ ड्रॉ ही कर लिया, विच इज एक्सपोनेंशियल, तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, while cooling there is a flow of heat from milk to the surrounding as well as from surrounding to the milk, but the net flow of heat is from milk to surrounding and that is why it cools। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये तो क्लियरली अपने को रीजन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको मतलब पढ़ के याद ही कर लेना कि ऐसे ही होता है कि while cooling there is flow of heat from milk and milk to surrounding, ठीक है। ऐसे मतलब दोनों में मतलब एब्जॉर्प्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, बट द नेट फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम मिल्क टू सराउंडिंग इज मोर, दैट्स व्हाई इट कूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ऐसे आपको ये नहीं पता था तो आपको ये याद करना है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल थ्री फेनोमेना कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम मिल्क टू दी सराउंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कैसे करेक्ट करेक्ट होगा, हम लोग ने अभी अभी ऊपर जो ऑप्शन नंबर सी में देखा कि रेडिएशन तो हो ही रहा है कि हीट अपनी बाहर जा रही है। कंडक्शन और कन्वेक्शन कहते हैं मतलब अपना जो टेबल है वो भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट्स वाई कंडक्शन, ठीक है। और कन्वेक्शन मतलब ऐसा है कि हमारी जो टेबल है वो भी कुछ एब्जॉर्ब करेगी, तो उसका भी कुछ है जो बॉडी से बॉडी में ट्रांसफर, तो ये कंडक्शन हो जाएगा। रेडिएशन कैसे, हमारा जो दूध ऐसे पड़ा हुआ था तो उसमें क्या होगा, हीट रेडिएट हुई, तो ऑल थ्री फेनोमेना विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी करेक्ट है, ओके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर। तो मल्टीपल चॉइस वाले थे, ठीक थे, मतलब पूरे कॉन्सेप्चुअल थे, तो हम लोग ने वो सारे सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्या होता है, मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 13, इज द बल्ब ऑफ थर्मामीटर मेड ऑफ डायमेट्रिक और एडियाबेटिक बॉल। जो अपना जो थर्मामीटर होता है, आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, ऐसे रहता है, और जिसको हम लोग ऐसे मुंह में डालते हैं वो ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ये वाला जिसमें मरकरी फील्ड होती है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है वो डायथर्मिक या फिर एडियाबेटिक, जिसकी वॉल होती है वो डायथर्मिक होती है या एडियाबेटिक होती है, ओके। तो ये बोल रहे कि इनमें से कौन सी वॉल जो है होती है। अपने को पता है कि मतलब डायाथर्मिक मतलब इट विल अलाउ टू पास, इट विल अलाउ हीट टू पास, ठीक है। और एडियाबेटिक क्या होती है, हीट को ये है पास करने नहीं देगी, ठीक है, पास का सॉरी हीट का जो पास है वो रोक देगी एडियाबेटिक वॉल। तो हम लोग जब एडियाबेटिक यूज करेंगे तो अपनी मरकरी पे पास तो टेम्परेचर ही पर नहीं पहुंच पाएगा, और जब टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाएगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा स्केल में कि कितना अपना बॉडी का टेम्परेचर। दैट्स व्हाई वी विल यूज डायथर्मिक वॉल, क्योंकि एडियाबेटिक जो है हीट पहुंचने नहीं देगी हमारी बॉडी की उस मरकरी पे, तो अपना जो है वो वॉल कुछ बताएगा ही नहीं, तो दैट्स व्हाई विल यूज डायथर्मिक वॉल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आएगा डायथर्मिक वॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a student records the initial length L, change in temperature delta T and change in length delta L of the rod। तो ये बोल रहा है कि पहले जो अपनी जो रॉड है, कोई रॉड है जिसकी लेंथ 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। डेल्टा टी अपने पास गिवन है कि इतना टेम्परेचर बढ़ाने पे इतना डेल्टा एल आया, मतलब 2 मीटर की रॉड थी, उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया, तो उसका लेंथ कितना
लेंथ में कितना चेंज है, इतना। फिर ये सब अपने को गिवन है। तो ये बोल रहा है, इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट व्हाट कैन यू से अबाउट ऑब्जर्व नंबर 2 3 4। तो अपने को पता है एक फॉर्मूला जो कि है डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो जब अल्फा जो है अपना वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, ये अपना अल्फा हो गया। तो हम लोग जो है ये वो क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल कितना, 4 × 10⁻⁻⁴। एल कितना है, 2, और डेल्टा टी कितना है, 10। तो ये जो 2 से ये कट गया, और ये आ गया 10⁻⁻⁵, ये आ गया 2 × 10⁻⁻⁵। ओके, कितना है माइनस, ओके -5 ही है, ठीक है। ये आ गया अपना अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबका भी अल्फा निकालेंगे, और जिसका अल्फा इसके इक्वल आया तो वो करेक्ट था, बाकी इनकरेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब एक एक करके कैलकुलेट करना। तो दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका अल्फा आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ अपॉन में 1 × डेल्टा टी विच इज 10। ये आ गया अपना 4 × 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पर तो अपना कोफिशिएंट 2 था, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका ऑब्जर्वेशन गलत है, 2 वाला। 3 वाले पे पहुंचते हैं। 3 वाले पे क्या है, अपॉन में आ जाएगा 20, और इसका लेंथ है 2, और ऊपर में क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻⁻, सॉरी 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 से ये 2 गया, अपॉन में आया 1/2 × 10⁻⁻⁵। तो ये भी गलत हो गया, ऑब्जर्वेशन नंबर 3। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 4। 4 में क्या हो रहा है, 3 मीटर की रॉड थी, उसमें एक्सपेंशन आया 6 × 10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर में कितना चेंज है, 10। फिर से ये आ गया 2 × 10⁻⁻⁵। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, ये फोर्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसका अल्फा जो है फर्स्ट वाले के साथ मैच करता है। तो हमारा 14th वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है, कि अपने जो है फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन और फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, बाकी ये दो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्या हो रहा है, व्हाई डज अ मेटेलिक बार appear hotter than the wood bar at the same temperature? Equivalently, it also appears cooler than the wooden bar if they both colder than room temperature. ये क्या हो रहा है, एक वुडन लकड़ी है और अपने पास मेटेलिक रॉड है। जब हम इन दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये जो अपनी मेटेलिक वाली है वो ज्यादा गर्म लगती है, और ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। और ये वुडन वाली जो है वो कम गर्म लगती है, और ऐसे ही थर्ड सेम रूम टेम्परेचर पे कूलर देन वुडन बार, मतलब जब ठंड होती है तो ये वाला ज्यादा ठंड लगता है और ये वाला कम। तो ये बोला ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन है, जो अपना मेटल है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, इट इज हाइयर देन वुडन कंडक्टिविटी, वुडन कंडक्टिविटी। उसके कारण क्या होता है, जो अपनी जो मेटल है वो जो बाहर का टेम्परेचर वो जल्दी जल्दी अटेन कर लेता है। तो अपने जो मेटल है उसका जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये बाहर का टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट कर लेता है ना। तो इसके इसके कारण ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है और अपने को ज्यादा गर्म लगता है। और इसका एक और ऑप्शन क्या होता है, जो अपना स्पेसिफिक हीट जो होता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए जो अपना कहते फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वो जो होता है अपना मेटल का कम होता है, मतलब ये कम टेम्परेचर पे ही, लेस टेम्परेचर पे ही अपना जो है बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेता है। तो ये अपने जो दो फेनोमेन हुए, क्या, एक तो एक मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम होती है। इसके कारण जो अपना मेटल है वो जल्दी जल्दी गर्म और जल्दी जल्दी ठंडा लगता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी अपना एक रीजन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, कि कितना टेम्परेचर दिया जाए ताकि बॉडी का जो है टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाए, तो उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ही कम है, तो उसके कारण जो है वो ज्यादा ठंडा लगता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या हो रही है, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो अपने को पता है कि मान लेते हैं कि अपना जो है एक्स वो टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है। तो हम लोग जो कन्वर्शन वाला टेबल है वो क्या, सॉरी, कन्वर्शन वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है,
सी बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180। तो अपने को ये और ये सेम चाहिए, तो इसको भी एक्स बाय 100 रख देंगे, इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 अपॉन 180। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 180 है ठीक है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा एक्स बाय 5 एक्स माइनस 32 बाय 9। तो यहां से फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 9, इट इज माइनस 40। ठीक है, जब -40 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल। ये -40 डिग्री पे होता है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, दीज डेज पीपल यूज स्टील यूटेंसिल्स विथ कॉपर बॉटम, दिस इज सपोज टू बी गुड फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ फूड, एक्सप्लेन दिस इफेक्ट यूजिंग द फैक्ट दैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर। ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं आजकल के जो बर्तन है, आप लोग ने भी अपने घर पे देखा होगा कि जो अपने बर्तन होते हैं उसका जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है, और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टील का होता है। उसका जो बेस होता है वो कॉपर का होता है, COOPER, और जो ऊपर वाला होता है वो स्टील का होता है, स्टील। ठीक है, तो ये हो रहा है कि ये हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेन करो। यूजिंग द फैक्ट दैट कॉपर इज बेटर कंडक्टर, तो कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी होती है। तो इसका एक एक ही वो है रीजन जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 15 में यूज किया था, क्या कि जो अपने कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इज मोर, और जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है लेस है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ स्टील, तो क्या होगा, तो उसको गर्म होने में कम टाइम लगेगा। जैसे हमारा मेटल जो है फटा सेम टेम्परेचर पे ज्यादा गर्म लग रहा था ना, वैसे हमारे कॉपर जो है वो कम टेम्परेचर पे ज्यादा गर्म होगा, तो हमारा फूड जो है वो जल्दी जल्दी पकेगा। और स्पेसिफिक हीट कम है, मतलब जैसे हम उसको गैस से नीचे उतारेंगे तो फटाक से ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या है हमारे मतलब चीजें डैमेज नहीं होगी। दैट्स वाई उसका जो बेस है कॉपर से बनाया जाता है, ताकि वो जल्दी हीट हो और जो है जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, ताकि जो अपना फूड है वो खराब भी ना हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है, जैसे हम लोग बर्नर से हटाएंगे तो वैसे वो ठंडा होने लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके जैसे सेम रीजन है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पे हमारा जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो फिनिश होता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग ने जो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, 17 क्वेश्चन कर लिए। अगले लेक्चर में हम लोग जो है शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स पे फोकस करेंगे। सो थैंक यू अगेन, हैव ए गुड डे।